मेरा नाम निखिल है और मैं एक प्राइवेट कॉलेज में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर हाल ही में नौकरी पर लगा था। मेरी ज़िंदगी अब तक बहुत साधारण रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज में कदम रखते ही सब कुछ बदलने वाला है। कॉलेज का माहौल मेरे लिए बिल्कुल नया था। यहाँ हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन कुछ चेहरों में एक अलग ही आकर्षण था, जो बार बार ध्यान खींच लेता था। उन्हीं चेहरों में से एक थी निशा मैम। जब मैंने पहली बार उन्हें देखा, तो बस एक पल के लिए मेरी नज़र वहीं ठहर गई। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता था। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। शुरुआत में मेरा काम सिर्फ फाइल्स पहुंचाना, स्टाफ की मदद करना और छोटे मोटे ऑफिस के काम करना था, लेकिन धीरे धीरे मेरा सामना अक्सर निशा मैम से होने लगा। कभी वह मुझे नोटिस देती, तो कभी किसी काम के लिए सीधे मुझे ही बुला लेती। मुझे समझ नहीं आता था कि इतने सारे लोगों में से वह बार बार मुझे ही क्यों चुनती हैं, लेकिन उनके साथ काम करते हुए मुझे एक अलग ही सहजता महसूस होती थी। एक दिन जब मैं स्टाफ रूम में फाइल्स रखने गया, तो वहाँ सिर्फ निशा मैम बैठी थी। उन्होंने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझसे थोड़ा ज़्यादा बात की। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ से हूँ और यहाँ कैसे आया। मैंने भी सादगी से उन्हें सब बता दिया। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि तुम बाकी लोगों से अलग लगते हो। उनके इस एक वाक्य ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उस दिन के बाद से उनका व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा और बदल गया था। अब वह मुझसे काम के अलावा भी बातें करने लगी थी। कभी कभी उनकी बातें साधारण होती थी, लेकिन उनके कहने का तरीका ऐसा होता था कि मैं देर तक उनके बारे में सोचता रहता। एक शाम कॉलेज में कुछ काम ज़्यादा होने की वजह से मुझे देर तक रुकना पड़ा। जब लगभग सभी लोग जा चुके थे, तभी निशा मैम ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया। उन्होंने कहा कि कुछ ज़रूरी फाइल्स व्यवस्थित करने हैं। मैंने हामी भर दी और उनके साथ काम करने लगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ पन्नों की आवाज़ और कभी-कभी उनकी धीमी आवाज़ सुनाई देती थी। काम करते-करते एक पल ऐसा आया जब हमारी नज़रें मिली और कुछ सेकंड के लिए समय जैसे थम गया हो। मैं तुरंत नज़रें हटाकर अपने काम में लग गया, लेकिन उस पल में मेरे मन में एक हलचल ज़रूर पैदा कर दी। काम खत्म होने के बाद जब मैं जाने लगा, तो उन्होंने मुझे रोका और कहा, "तुम मेहनती हो और भरोसेमंद भी। मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ काम कर रहे हो।" उनकी बात में एक अपनापन था जो धीरे-धीरे मुझे उनकी ओर खींच रहा था। लेकिन मैं अपनी सीमाएँ समझता था, इसलिए मैं हमेशा खुद को सँभाल कर रखता था। कुछ दिनों बाद उनका जन्मदिन आया। कॉलेज में सभी उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनसे दूरी बनाए हुए था, क्योंकि मैं खाली हाथ उनके सामने नहीं जाना चाहता था। शाम को अचानक उनका मैसेज आया कि अगर समय हो तो घर आ जाना। मैंने थोड़ा सोचा, फिर उनके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट लेकर घर पहुंच गया। उनका घर बहुत सलीके से सजा हुआ था, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन आज उसमें कुछ और भी था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। घर के अंदर जाकर मैंने देखा कि वहाँ और कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि आज बस शांत तरीके से दिन बिताना चाहती हूँ। हमने साथ बैठकर केक काटा और बात करने लगे। उनकी बातें कभी साधारण होती तो कभी अचानक बहुत गहरी हो जाती, जैसे वो अपने अंदर की बातें धीरे धीरे खोल रही हूँ। एक पल ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि अकेलापन कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। उनकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने बस इतना कहा कि हर इंसान को किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रही और फिर हल्के से मुस्कुराई। उस रात का माहौल अलग था। सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ अनकहा आसा था। जब मैं वापस जाने लगा, तो उन्होंने मुझे रोककर कहा कि देर हो चुकी है, अगर चाहो तो थोड़ी देर और रुक सकते हो। उनके इस प्रस्ताव में कोई दबाव नहीं था, लेकिन एक संकेत जरूर था। मैंने स्थिति को समझते हुए शांति से कहा कि मुझे निकलना चाहिए। वह समझ गई और बिना कुछ कहे दरवाजे तक छोड़ने आई। उस दिन के बाद मेरे मन में उनके लिए एक अलग ही भावना बनने लगी थी, लेकिन मैं इसे सिर्फ आकर्षण मानकर आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस कहानी का असली मोड़ अभी बाकी है। धीरे धीरे मुझे कॉलेज में कुछ ऐसी बातें दिखने लगी जो सामान्य नहीं थी। कुछ फाइल्स बार बार बदलना, कुछ रिकॉर्ड्स का गायब होना और कुछ लोगों का अजीब व्यवहार। मुझे महसूस होने लगा कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि कुछ और भी चल रहा है, और अनजाने में मैं उस सब के बहुत करीब पहुँचता जा रहा हूँ। कॉलेज में अगले कुछ दिन सामान्य दिखते रहे, लेकिन मेरे मन में उठे सवाल अब शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि कुछ फाइल्स जिन पर मैं रोज़ काम करता था, वह बार बार बदल दी जाती थी। कुछ नाम गायब हो जाते थे और कुछ नए नाम अचानक जुड़ जाते थे। पहले मुझे लगा कि सामान्य एडमिन काम होगा, लेकिन जब एक ही फाइल में बार बार बदलाव होने लगे, तो मुझे शक हुआ। सबसे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि इन फाइल्स का संबंध कॉलेज के फंड और स्टॉक रिकॉर्ड से था। एक दिन जब मैं रिकॉर्ड रूम में काम कर रहा था, तो मुझे एक पुराना रजिस्टर मिली जो बाकी फाइल से अलग रखी हुई थी। उसमें कुछ ऐसी एंट्री थी जो नए रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे थे। मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि पुराने रिकॉर्ड में जो सामान्य दिखाया गया वह वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है।
उसी समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं जल्दी से रजिस्टर बंद करके सामान्य होने की कोशिश करने लगा। जब मुड़कर देखा तो सामने निशा मैम खड़ी थी। उनकी नज़रें सीधे मेरे हाथों पर गई, जैसे वह समझ चुकी हूँ कि मैं क्या देख रहा था। उन्होंने हल्के स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सामान्य अंदाज में जवाब दिया कि मुझे कुछ फाइल्स ढूंढनी थी। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ध्यान रखना, कुछ चीज़ें जितनी दूर से अच्छी लगती हैं उतनी ही बेहतर होता है। मैं उनकी बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उनके लहजे में एक छुपी चेतावनी जरूर थी। उस दिन के बाद से मैं और सतर्क हो गया। अब मैं हर काम ध्यान से करने लगा और जितना उसके उतनी जानकारी अपने पास रखने लगा। धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आने लगा कि कुछ खास कामों के लिए हमेशा मुझे ही चुना जाता है, जैसे बाहर जाकर कुछ पैकेट छोड़ना या कुछ फाइल्स किसी भी खास व्यक्ति तक पहुंचाना। शुरुआत में मैंने इसे सामान्य काम समझ कर किया, लेकिन अब हर बार मन में एक सवाल उठता था कि आखिर इन कामों के पीछे क्या है। एक शाम फिर से मुझे देर तक रुकना पड़ा। कॉलेज लगभग खाली हो चुका था, तभी मुझे ऑफिस से एक कॉल आया और कुछ ज़रूरी कागजात थे तुरंत प्रिंसिपल सर के कैबिन में पहुंचाने हैं। मैं फाइल्स लेकर वहां पहुंचा, लेकिन दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से धीमी आवाज़ आ रही थी। मैं दरवाज़ा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से बातों ने मुझे रोक दिया। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि फंड और स्टॉक को लेकर चर्चा हो रही है और कुछ आंकड़ों को बदलने की बात की जा रही है। आवाज़ में से एक निशा मैम की थी, दूसरी प्रिंसिपल सर की। मेरे हाथों में पकड़ी फाइल से अचानक भारी लगने लगी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खटखटाया। अंदर जाते ही दोनों सामान्य हो गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने फाइल टेबल पर रखी और वहां से निकलने लगा। तभी प्रिंसिपल सर ने कहा, निखिल, तुम भरोसेमंद हो, आगे भी कुछ जरूरी काम तुम्हें ही करने होंगे। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन अब मेरे मन में एक अलग ही बेचैनी थी। उस रात मैं कमरे पर गया तो नींद नहीं आई। बार बार वही बातें दिमाग में घूमती रही। मुझे समझ आ गया कि कॉलेज में कुछ गलत चल रहा है और अनजाने में मैं भी उसका हिस्सा बनता जा रहा हूँ। सच जानना भी अब जरूरी हो गया था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, बल्कि हर चीज़ को ध्यान से समझूंगा। मैंने उन सभी जगहों पर नज़र रखना शुरू किया जहां मुझे पहले कभी भेजा गया था, खासकर स्टोर रूम और रिकॉर्ड सेक्शन। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक दिन मुझे एक ऐसा मौका मिला जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। मुझे फिर से कुछ पैकेट लेकर बाहर भेजा गया। इस बार मैंने सीधे जाने के बजाय रास्ता बदल लिया और थोड़ी दूरी से देखने लगा कि आखिर ये पैकेट कहाँ जाते हैं। मैंने देखा कि वही पैकेट एक अलग गाड़ी में रखे जा रहे हैं और वहाँ मौजूद व्यक्ति कॉलेज से जुड़ा हुआ नहीं था। इसका मतलब साफ था कि ये सब कॉलेज के बाहर किसी और काम के लिए जा रहे हैं। मेरे मन में अब कोई शक नहीं बचा था, लेकिन अभी मेरे पास कोई पक्का सबूत नहीं था। उसी शाम जब मैं वापस कॉलेज आया तो मेरी नज़र फिर से निशा मैम पर पड़ी। वह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज उनकी नज़रों में कुछ अलग था। जैसे वे जानती हो कि मैं खुद समझ चुका हूँ। उन्होंने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और सामान्य बातों के बीच अचानक पूछा कि निखिल, तुम इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चुप रहने लगे हो। सब ठीक है ना? मैंने खुद को संभालते हुए कहा कि सब ठीक है, काम थोड़ा ज़्यादा है। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि काम के साथ साथ भरोसा भी ज़रूरी होता है। उनकी बात सुनकर मुझे लगा कि वे मुझे परख रही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से माहौल और भी बदल गया। अब हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। एक तरफ सच जानने की जिद थी और दूसरी तरफ नौकरी का डर। लेकिन मेरे अंदर का डर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसकी जगह एक दृढ़ता ले रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि अगर मैं चुप रहा तो ये सब चलता रहेगा और जिनके लिए कॉलेज बना है उन्हें इसका नुकसान होगा। अब ये सिर्फ मेरी नौकरी का मामला नहीं रह गया था, बल्कि सही और गलत के बीच खड़े होने का समय आ चुका था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना तय था कि अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सब कुछ अनदेखा करके चुपचाप अपनी नौकरी करता रहूं, या फिर जो सच मैंने देखा है उसे सामने लाने की कोशिश करूं। शुरू में डर लग रहा था, क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ मैं खड़ा होने जा रहा था वे मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन अंदर से एक आवाज़ बार बार आ रही थी, अगर अभी नहीं बोला तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। मैंने फैसला किया कि बिना पुख्ता सबूत के कोई कदम नहीं उठाऊंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड करना था। अगले कुछ दिनों तक मैंने खुद को बिल्कुल कुछ सामान्य दिखाया, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं वही काम करता रहा जो मुझे दिए जाते थे, लेकिन अब हर काम के पीछे की वजह समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे मुझे पैटर्न समझ आने लगा, किस दिन कौन सा सामान बाहर जाता है, कौन सी फाइल बदली जाती है और किन लोगों के बीच ये सब होता है। मैंने अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी चीज़ें नोट करना शुरू किया और मौका मिलते ही फ़ोटो भी लेने लगा। एक दिन मुझे फिर से वही काम मिला कि कुछ पैकेट लेकर बाहर जाना। इस बार मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने पैकेट लेते ही उनके नंबर और वज़न को नोट किया और बाहर जाकर दूर से उनके अदला बदली का वीडियो बना लिया। अब मेरे पास एक छोटा सा सबूत था, लेकिन यह काफ़ी था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे सब कुछ साफ साबित हो। इसी बीच कॉलेज में एक मीटिंग रखी गई जिसमें ट्रस्ट के कुछ लोग आने वाले थे। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका हो सकता था।
लेकिन मुझे और पुख्ता सबूत चाहिए था। तभी मुझे याद आया कि प्रिंसिपल सर और निशा मैम अक्सर कैबिन में अकेले मिलते हैं और वहीं पर असली बातें होती हैं। अगर उनकी बातचीत रिकॉर्ड हो जाए तो सब कुछ साफ हो सकता है। अगले दिन मैंने योजना बनाई। जब मुझे कैबिन में फाइल्स रखने जाना था तो मैंने चुपचाप वहाँ एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस छोड़ दिया और बाहर आ गया। मेरा दिल तेज धड़क रहा था क्योंकि अगर यह पकड़ा जाता तो मेरी नौकरी तो जाती और शायद और भी परेशानी हो सकती थी। पूरे दिन मैं बेचैन रहा और बार बार यही सोचता रहा कि कहीं किसी को पता है तो नहीं चल गया। शाम को मौका देकर मैं फिर से कैबिन में गया और वह डिवाइस वापस ले आया। कैमरे में जाकर जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे होश उड़ गए। इसमें साफ साफ उनकी बातें रिकॉर्ड थी, जिसमें वे स्टॉक कम दिखाने, फर्जी एंट्री करने और सामान बाहर बेचने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बीच में आया तो उसे भी चुप कराना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन अब मेरे पास वह सब था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने सारे सबूत एक एक जगह इकट्ठा किए, वीडियो, फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग। अब अगला कदम था सही समय का इंतज़ार करना। उसी दिन शाम को निशा मैम ने मुझे फिर से अपने कैबिन में बुलाया। उनका अंदाज पहले जैसा ही था, लेकिन अब मैं सब जान चुका था। उन्होंने मुझसे सामान्य बात करते हुए कहा कि तुम पर मुझे भरोसा है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उनकी बातों में एक अलग ही संकेत था, लेकिन अब मैं उनके असली चेहरे को देख चुका था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और वही करता रहूँगा। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि अब वह भी सतर्क हो चुके हैं। अगले दिन ट्रस्ट की मीटिंग थी। कॉलेज में काफ़ी हलचल थी। सभी लोग तैयारियों में लगे थे। यही वह मौका था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने पहले ही एक भरोसेमंद शिक्षक को सब कुछ बता दिया था और उन्हें अपने सबूत भी दिखाए थे। उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया और कहा कि सही समय पर हम सबके सामने ये सच रखेंगे। मीटिंग शुरू हुई तो सभी बड़े लोग मौजूद थे। प्रिंसिपल से पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कर रही थी और निशा में भी बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उस शिक्षक ने बीच में बात रखते हुए कहा कि कुछ ज़रूरी चीज़ सबके सामने आनी चाहिए। पहले तो सभी हैरान हुए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे आगे आने का इशारा किया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। मैंने आगे बढ़कर सभी के सामने वो वीडियो रिकॉर्डिंग चला दी। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रिंसिपल सर और निशा मैम के चेहरे का रंग बदल गया। अब उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। उन्होंने पहले तो बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब सबूत साफ थे तो वह चुप हो गए। उस पर मुझे समझ आया कि सच्चाई कितना भी दबाया जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। मीटिंग हॉल में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय थम गया हो, कि सभी की नज़रें एक साथ प्रिंसिपल और निशा मैम पर टिक गई थी। अभी कुछ देर पहले तक जो दोनों पूरे आत्मविश्वास के साथ बैठे थे, अब उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। ट्रस्ट के सदस्यों ने तुरंत ही रिकॉर्डिंग दोबारा चलाने को कहा और जैसे ही ऑडियो फिर से गूंजा, कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब किसी के पास कोई शक नहीं बचा था। सच सबके सामने था। प्रिंसिपल ने पहले तो सच पाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब गलतफहमी है, लेकिन जब वीडियो में वही पैकेट और वही गाड़ी दिखाई गई तो उनकी आवाज़ खुद ब खुद धीमी पड़ गई। निशा मैम भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन सब जैसे उनका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ ही मिनटों में ट्रस्ट के सदस्यों ने फैसला ले लिया। दोनों को तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सूचित करने का निर्णय लिया गया। कॉलेज के बाकी स्टाफ के लिए यह सब किसी झटके से कम नहीं था। जिन लोगों को वे अब तक आदर्श मानते थे, वही लोग इस तरह की हरकतों में शामिल थे। यह बात सबको अंदर तक हिला देने वाली थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि एक गलत इंसान को सच सामने लाना सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे माहौल को बदल देता है। मीटिंग खत्म होने के बाद कई शिक्षक मेरे पास आए। उन्होंने मेरे साहस की सराहना की, लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ साहस की बात नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी और जो हालत ने मुझे दी थी। कुछ देर बाद ट्रस्ट के एक सदस्य ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि तुमने जो किया वह किसी भी कर्मचारी के लिए आसान नहीं होता। तुमने न सिर्फ सच्चाई का साथ दिया, बल्कि इस संस्थान की गरिमा भी बचाई। उनकी बात सुनकर मेरे मन में जो डर था वह पूरी तरह खत्म हो गया। उसी दिन मुझे यह भी बताया गया कि जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मुझे संभालनी होंगी। यह मेरे लिए एक बड़ा मौका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा यह एक विश्वास था जो मुझे मिला था। अगले कुछ दिनों में कॉलेज का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। नई प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई और सभी रिकॉर्ड दोबारा जांचे गए। स्टोर रूम की व्यवस्था ठीक की गई और जिन चीज़ों की कमी थी उन्हें वापस लाया गया। अब सब कुछ पारदर्शी तरीके से होने लगा। मुझे भी ऑफिस के काम के साथ कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गई, जिनसे मुझ बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहाँ मैं सिर्फ अपने काम तक सीमित रहता था, अब मुझे हर फैसले के पीछे की जिम्मेदारी समझ आने लगी थी। जहाँ तक निशा मैम की बात है, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं था। कभी कभी उनके साथ
बिताए कुछ पल याद आ जाते थे, लेकिन अब उनमें कोई आकर्षण नहीं था। सिर्फ एक सीख थी कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई ज़रूरी नहीं होती और हर मीठी बात भरोसे के लायक नहीं होती। मैंने समझ लिया था कि भावनाओं में बहकर गलत लिया गया फैसला अक्सर गलत दिशा में ले जाता है। लेकिन अगर इंसान समय रहते सच को पहचान ले तो वह खुद को सँभाल सकता है। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया तो ट्रस्ट ने मेरे काम को देखते हुए मुझे स्थायी रूप से एक बेहतर पद पर नियुक्त कर दिया। ये मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। उस दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर अंदर जा रहा था, तो मुझे वही पुराना दिन याद आया जब मैं पहली बार यहाँ आया था। फ़र्क सिर्फ इतना था, तब मैं एक अनजान था और आज अनुभव के साथ खड़ा था। मैंने मन ही मन खुद से वादा किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हमेशा सच और ईमानदारी का साथ दूँगा। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सही के साथ खड़ा होता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि गलत रास्ता चाहे कुछ समय के लिए आसान लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा मुश्किल होता है और सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नए हैं तो चैनल